हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए। इंडियन पॉलिटी से यानी कि भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप यूकेपीएससी के जो भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे आर ओ या लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम में, जीएस सब में है, या एग्रीकल्चर के एग्जाम में उसमें भी जीएस है, तो आप यहाँ से कॉपी या देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा। मैं इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कन्वर्जन में कर दूं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सीए, यानी कि संविधान सभा, यानी कि सीए की बात हो रही है, में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यानी कि जो आपके सीए में टोटल आपके क्या थे, मेंबर्स थे आपके, ठीक है, उनका जो इलेक्शन था वो कैसे हुआ है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो पहला है सीधे जनता द्वारा, डायरेक्ट पीपल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, या भारतीय राजाओं के शासकों के नामांकन के द्वारा। नॉमिनेशन, नामांकन का मतलब होता है बच्चों नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के द्वारा, ठीक है, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, यानी कि प्रोविंशियल, प्रोविंशियल स्टेट असेंबली के द्वारा। तो ए बी सी डी इनमें से आपको एक आंसर बताना है, इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। चलिए इसके हम लोग आंसर की बात करते हैं। इसका थोड़ा सा कैमरा मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो बच्चों इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो आपका जो इसका आंसर होगा कि जो टोटल सीएमए मेंबर आपके चुने गए थे, वो आपका कैसे चुने गए थे, प्रोविंशियल असेंबली। उस समय बच्चों कितनी असेंबली थी आपकी, 11 प्रोविंशियल असेंबली थी। जो टोटल आपके सीएमए मेंबर आए थे वो इसी प्रोविंशियल असेंबली से आए थे। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, आपका डी आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप लोग और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे उसको। चलिए हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस अधिनियम, किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, यानी कि इंडियन आपका असेंबली काउंसिल या इंडियन काउंसिल, भारतीय विधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि इनमें से कोई एक एक्ट है जिसके बाद जो है, जो अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन अपने सामने देख सकते हैं आप लोग। पहला है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चलिए बच्चों इस कुछ आंसर की बात करें तो इसका मतलब यह है कि भारतीय बजट पर बहस करने का मतलब डिस्कशन करने की परमिशन दी थी, पर वोटिंग करने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी आंसर है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से जो इंडियन काउंसिल है उसको परमिशन मिली कि वो बजट पे बहस करे, बट वोटिंग नहीं करने की परमिशन। चलिए अगला बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है मैच द फॉलोइंग। आपको एक सूची इधर दे रखी है और एक सूची इधर दे रखी है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग नीचे अकॉर्डिंग जो कोडिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करें तो इसमें अगर आपको एक मैच पता है तो आंसर फटाफट इसका निकल जा रहा है, और वो है आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जो कि हमें पता है कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसके बाद 1774 में जो है वो आपके किसकी स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, कोलकाता। और जो एलिजा इम्पे थे वो पहले चीफ जस्टिस थे इस सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता में स्टैब्लिश की गई थी। यानी कि बी का वन, अगर आप देखें तो बी का वन जो है सिर्फ इसी में आपको मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसके हिसाब से सीधा आंसर निकलता है बी, यानी कि आपका बाकी की अगर हम लोग मैच करें तो ए का टू है, यानी कि आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू की गई थी। इसका अभी बता ही दिया मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की गई थी। इंग्लिश मिशनरीज को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है वो आपके चार्टर एक्ट 1830 से की गई थी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी चर्च यहाँ पे खोले, काफी कह सकते हो कन्वर्जन भी यहाँ पे करवाया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, यानी कि लॉ अलग से एक मेंबर अपॉइंट किया गया था, तो वो आपका चार्टर एक्ट 1833। तो यहाँ से आप ये दो चीजें रट्टाफिकेशन कर लीजिए आने वाले एग्जाम में। अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया तो किसी और तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर तो शायद मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर जो है वो सीधा साधा भोला भाला रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में क्या बना था आपका, सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने पीछे बता दिया था, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सभी ने सही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैध शासन डायरकी जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ठीक है, द्वैध शासन पूछा गया है, किस एक्ट के अंतर्गत में स्थापित की गई थी? केंद्र की बात हो रही है बच्चों। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो है द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम की बात जो है वो आपकी बोली गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये कॉन्सेप्ट पहली बार किसके थ्रू या कब किया गया था, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये कॉन्सेप्ट होगा, ये बात किसने बोली थी? साइमन कमीशन ने ये बात बोली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात बोली गई थी, या क्रिप्स मिशन में ये बात बोली गई थी, या कैबिनेट मिशन डेलीगेशन जो आया था उसमें ये बात बोली गई थी? तो बच्चों इसका जो आंसर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो आपका था उसमें ये बात पहली बार बोली गई थी कि एक अलग से निर्वाचित संविधान सभा होगी, सीए बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? आपको अब तक पढ़ लिया होगा, मॉडर्न इंडिया में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो तुरंत आपका आंसर निकालना आसान होगा। चारों ऑप्शंस को आप खुद रीड करिए। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपियन लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, जो आज के अकॉर्डिंग आर्टिकल 123 में आती है ऑर्डिनेंस पावर, और गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर जो होती है वो 213 में आपकी आती है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस अधिनियम में पहली बार ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की निर्गत शक्ति जो है वो प्रस्तावित की गई थी?
1919 का एक्ट है, या 1935 का एक्ट है, या 1909 का एक्ट है, या 1947 का एक्ट है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? ठीक है, दो हाउसेस का कब बनाया गया था आपको ये बताना है। 92 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? तो बच्चों इसका जो आंसर है द्विसदनीय जो है वो आपका 1919 का जो एक्ट पास किया था, जिसको हम लोग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, उसके थ्रू विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय, दो हाउसेस की बनाई गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित से कौन सी प्रमुख विशेषताएं बताएं? चलिए बच्चों, इसका जो आपका आंसर बच्चों वो है सी आंसर। ठीक है, यानी कि केवल एक बच्चों और केवल तीन प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बता ही चुका हूं मैं आपको, और केंद्र द्वारा बच्चों को प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? इंडियन काउंसिल की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका आंसर बच्चों 1935 का अधिनियम।